हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, दिसंबर 19 में जो एक बड़ा इवेंट होने वाला था वो ओवर हो गया और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था बैंक ऑफ जापान ने वैसा ही किया। लेकिन मार्केट का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड बैग रहा। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या खतरा टल गया है या फिर पिक्चर अभी बाकी है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बैंक ऑफ जापान ने अपने रेट्स को बढ़ाकर 0.5% से 0.75% कर दिया। अब अगर आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 इयर्स का ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जापान में। 1995 के बाद हमने इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पर कभी नहीं देखे। तो ऐसे में कई प्रश्न उठते हैं कि उन्होंने इतना हाई इंटरेस्ट रेट क्यों किया और इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट ने कैसे इस पर रिएक्ट किया, और जो सबसे बड़ा खतरे की हम बात कर रहे थे जापानीज येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग होने की, उसका क्या होगा। और ये जो रेट हाइक हुआ है इसके बाद आने वाले दिनों में जापान का जो बैंक है वो क्या करने वाला है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कि जापान ने ये इंटरेस्ट रेट्स को इतने हाई लेवल पर वो क्यों ले गए 30 साल के बाद। तो इसके तीन मेन रीजंस थे। पहला ये कि वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से खाने पीने के सामान वहाँ पर काफ़ी महंगे हो गए थे। अगर आप देखें तो वहाँ का इन्फ्लेशन, करंट इन्फ्लेशन 2.9% है और उनका जो टारगेट है वो 2% है। पिछले 44 महीने से 44 मंथ से उनका इन्फ्लेशन 2% के ऊपर आ रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी वहाँ पर डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कदम उठाकर जो वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राइजेस को कंट्रोल कर सके। दूसरा, अगर देखें तो वहाँ का जो जापानीज येन है उसमें लगातार वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। कितनी वीकनेस वहाँ पे येन में हो रही है, मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ। मई 2025 में 1 USD वॉज इक्वल टू 141 येन, और अब अगर करंट मंथ का देखें तो 1 USD इज इक्वल टू 157। तो 11% वहाँ की करेंसी वीक हुई है। अब इसका भी इम्पैक्ट वहाँ पे महंगाई पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे खाने पीने के सामान है या फ्यूल है वो इंपोर्ट करते हैं और वीक करेंसी का नुकसान उनको हो रहा है। तो इस कारण से बैंक ऑफ जापान ने ये हाइक किया कि ताकि वहाँ की करेंसी में थोड़ी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिले, रिकवरी देखने को मिले, जो कि महंगाई को इम्पैक्ट करेगी, महंगाई वहाँ पर इससे कम होगी। और तीसरा, जापान की इकॉनमी काफ़ी सालों के बाद वहाँ हमें रिवाइवल देखने को मिल रहा था। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्हें लगा कि ये सही टाइम है रेट्स को बढ़ाने का और इसका जो शॉक है वहाँ की इकॉनमी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वहाँ पे जो वेजेस हैं, सैलरीज हैं, उसमें काफ़ी सालों के बाद हमें बढ़त देखने को मिली है। लगभग 5% का वहाँ पर हमें एवरेज हाइक देखने को मिला है, जो कि जापान के लिए थोड़ा अनयूजुअल है। तो ये तीनों फैक्टर्स की वजह से ये बड़ा कदम वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने उठाया है। अब आइए बात करते हैं कि इतना बड़ा जो कदम उठाया गया जापान में, इसका मार्केट पर क्या रिएक्शन हुआ। तो देखिए, जब भी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला ये कि वहाँ की करेंसी थोड़ी स्ट्रेंथन होती है, थोड़ी स्ट्रॉन्गर बन जाती है, और दूसरा, मार्केट में सेल ऑफ होता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं, इसके उलट हुआ। वहां पर अगर आप देखें तो उनकी करेंसी कल के कंपैरिजन में और ज्यादा वीक हो गई। 155.60 से वीक होते हुए 157 हो गई इस अनाउंसमेंट के बाद, और ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिली। यानी कि जो वहां के बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेंसी स्ट्रेंथन होगी, लेकिन वो और भी ज़्यादा वीक हो गई। क्यों हो गई इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और साथ ही जो जो दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश होने वाले थे वो भी क्रैश नहीं हुए। इनफैक्ट निक्केई का मार्केट 500 पॉइंट्स अप, करीब करीब 1% अप रहा। हमारे मार्केट्स में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, मैं कहूँगा मॉडेस्ट तेजी देखने को मिली। और यूरोपियन मार्केट्स भी कम से कम क्रैश नहीं हुए, वो फ्लैटिश दिखे लास्ट आई चेक। तो जो हम एक उम्मीद लगा रहे थे, जिसके बारे में
सब लोग बात कर रहे थे और हमने भी बात किया था कि एक बड़ा क्रैश आ सकता है, वो नहीं आया। और क्यों नहीं आया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आखिर मार्केट ने उस तरीके से क्यों रिएक्ट नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था? इसके कई रीजन है। पहला ये कि ये सब कुछ प्राइस्ड इन था, सबको पता था कि रेट हाइक होगा। बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर है उन्होंने खुद कहा था और ज़्यादातर लोगों को ये भी अंदाज था कि 0.25% का हाइक होगा। सो इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर द मार्केट, इट वॉज 90% प्राइस्ड इन। और दूसरी जो इसकी वजह है कि काफ़ी ट्रेडर्स को ये पता था कि ये रेट हाइक होगा और उन्होंने इसके एंटिसिपेशन में जो जापानीज येन को लॉन्ग करके रखा था। और अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। एक महीने पहले $1 वॉज इक्वल टू 157 और 2 दिन पहले वो 154 हो गया, यानी कि करेंसी वहाँ की स्ट्रांग हो गई। जो येन को लॉन्ग करके रखे थे वो प्रॉफिट में थे और आज जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उन्होंने येन में अपना प्रॉफिट बुक किया और उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिला कि करेंसी और वीक हो गई। तो इट वॉज अ प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज ऑफ विच जो जापानीज येन है और ज्यादा वीक हो गई और इसी वजह से जो करेंसी मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया और इसीलिए मार्केट में हम कहते हैं बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। दूसरी जो वजह है कि गवर्नर का जो टोन था, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए वो इस तरीके से यूज किए कि मार्केट में कोई पैनिक ना आए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हमारे मुंह से एक वर्ड भी गलत निकल गया तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। तो उन्होंने एक कूल एंड काम रिलैक्स्ड वे में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जिसे मार्केट ने रिएक्ट किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी ये जो रेट हाइक्स हैं वो चलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि रेट हाइक्स खत्म हो गए हैं, लेकिन जिस बात को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया कि वो कोई पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे, स्लो एंड स्टेडी वो रेट्स को बढ़ाएंगे और इसीलिए जो उनकी अनाउंसमेंट थी उसे डविश हाइक कहा जा रहा है। यानी कि हम जानते हैं कि जब आप इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं आपको हॉकिश कहा जाता है, जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं आपको डविश कहा जाता है। तो डविश हाइक इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया कि हम जापान की इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए ये कदम उठा रहे हैं और धीरे धीरे ये कदम उठाएंगे, जिसकी वजह से बाजारों में पैनिक नहीं देखने को मिला। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए बात करते हैं कि जापानीज येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का क्या होगा। क्या ये खतरा टल गया
या अभी भी ये खतरा बना हुआ है? तो दोस्तों हम जानते हैं जापानीज येन कैरी ट्रेड क्या होता है। जापान में बहुत सस्ता पैसा मिलता है, उसे लेकर दुनिया भर में लगाया जाता है और प्रॉफिट बनाया जाता है। ये सिलसिला पिछले 30 सालों से चल रहा था। तो ये इतना बड़ा गेम है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप सिर्फ फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ही 160 बिलियन यूएस डॉलर्स की पोजीशन जापानीज येन कैरी ट्रेड की बनी हुई है। और अगर आप जापानीज येन में जो लोन लिया गया है बैंकों के द्वारा उसकी बात करें तो करीब 14 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन उन्होंने लिया गया है। तो डर ये था कि कहीं कोई बड़ा हाइक अगर हो गया तो भारी हमें अनवाइंडिंग मार्केट में ना देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम आज के दिन ऐसा नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ उसके रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए। पहला कि जो करेंसी पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था वो नहीं दिखा। इनफैक्ट जो येन था उसे और स्ट्रांग होना था, वो और वीक हो गया। 155-60 से वीक होते हुए 157 हो गया। यानी कि कल के कंपैरिजन में आज भी जापानीज येन कैरी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। दूसरा जो इम्पैक्ट है कि अगर आप जापान के बॉन्ड यील्ड, अगर ये अमेरिका का बॉन्ड यील्ड है और ये जापान का बॉन्ड यील्ड है, अगर इनका दोनों का अगर आप गैप देखें तो वो करीब करीब 2% है। दूसरा रीजन ये है कि यूएसए और जापान के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसका जो स्प्रेड है वो अभी भी प्रॉफिटेबल है। अगर आप देखिए तो यूएसए का बॉन्ड यील्ड 4.14% है और जापान का बॉन्ड यील्ड 2.02% है। यानी कि 2.12% का अभी भी स्प्रेड बना हुआ है जो कि प्रॉफिटेबल है। इसलिए अभी भी जापानीज येन कैरी ट्रेड में कोई पैनिक अनवाइंडिंग नहीं हुई। तो क्या हम ये माने कि खतरा टल गया और आने वाले महीनों में या 2026 में अब जापानीज येन ट्रेड का कोई खतरा नहीं है? ऐसा कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ये जो कहानी है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की, इट इजंट ओवर येट, ये कंटिन्यू रहेगा। जापान के गवर्नर ने क्लियर कट कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो लगातार बढ़ाएंगे, 2026 में भी बढ़ाएंगे। और पहला रेट हाइक, अगला रेट हाइक हमें अप्रैल के महीने में देखने को मिल सकता है। जो 30 साल से फ्री का पैसा दुनिया भर के बाजारों में लगाया जा रहा था, दैट एरा इज ओवर नाउ। और अगले साल भी मनी टाइटनिंग कंटिन्यू रहेगी जापान में। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप रियल इन्फ्लेशन देखें जापान में तो वो अभी भी नेगेटिव है। अगर आप देखिए वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 0.75%। इन्फ्लेशन कितना है, 3%। कहीं भी दुनिया भर में हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, तो वहाँ पे जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी भी नेगेटिव है। यानी कि अभी भी सिग्निफिकेंट स्कोप है वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने का। आने वाले दिनों में दूसरा जो खतरा है वो है कि यूएसए अपने रेट्स को कट करेगा, जापान अपने रेट्स को और बढ़ाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि जो यूएसए का बॉन्ड यील्ड है वो घट जाएगा और जापान का बॉन्ड यील्ड आइडियली बढ़ जाएगा। तो दोनों में गैप जो है और भी कम हो जाएगा। यानी कि जो जापानीज येन कैरी ट्रेड के अनवाइंडिंग होने की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगले कुछ महीनों तक ये जो रेट हाइक का खतरा था जापान से वो तो निपट गया। अगले 2-3 महीने तक हम सेफ जोन पे हैं। लेकिन एक खतरा अभी भी बना हुआ है, वो है अगर जापान की करेंसी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई तो एक बार फिर हमें जापानीज येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का खतरा बनता हुआ दिखेगा। और अगर जापानीज येन 130 तक पहुंच गया, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 से 12% तक का फॉल आ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में खतरा तो टल गया, लेकिन बड़ा खतरा अभी भी आगे बना हुआ है। अब भाई दोस्तों, अब आज के मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट का डेटा देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 19 दिसंबर है और हम अभी भी 26,000 के नीचे सस्टेन हो रहे हैं। आज हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली और जापान का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें भी मार्केट ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया और ऐसा लगा कि मार्केट भी अपना डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने एंड ऑफ द डे तक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर देखें, कॉल आईवी पुट आईवी की सिचुएशन देखें, तो वहाँ पर कल के दिन से आज में कोई खास बदलाव नहीं है। लगातार आईवीज गिर रही हैं, विक्स में भी
हम देख रहे हैं कि 10% से नीचे है और इसके क्या मायने हैं, क्या रिस्क हैं, इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के शेयर किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पुट कॉल रेशियो एक बार फिर हमें वहाँ पर राइज देखने को मिला। ऐसा लगता है कि ऑप्शंस मार्केट में FIIs तो एक तरफ हैं जो बाय कर रहे हैं ऑप्शंस को, और सेल साइड पर रिटेल वाले हैं, क्योंकि पोजीशन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, जल्दी जल्दी हमें वहाँ पर पुट कॉल रेशियो में मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी सेलिंग ऐसा लगता है कि रिटेल वाले ऑप्शंस मार्केट में कर रहे हैं, इसलिए पुट कॉल रेशियो एक जगह स्टेबल नहीं हो पा रहा है। अगर आज हम निफ्टी के फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो वही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है OI में कट होता है, जब भी मार्केट नीचे जाता है तो नॉर्मली OI ऐड होता है। तो आज के दिन भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ बनी है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो करंट मंथ में प्रीमियम मोर और लेस उसी रेंज पर है, कोई खास बदलाव नहीं है। माइनर गेन हमें देखने को मिला और नेक्स्ट मंथ में माइनर ड्रॉप देखने को मिला। तो प्रीमियम्स पे भी कोई हमें खास कहानी देखने को नहीं मिल रही है। आज का टर्नओवर अगर आप देखें तो काफ़ी हाई था, काफ़ी दिनों के बाद आज हाई टर्नओवर हमें देखने को मिला। और अगर आज आप इंट्राडे में देखें तो आखिरी आधे घंटे में बहुत ज़्यादा टर्नओवर हुआ है निफ्टी में खास करके, और आप चार्ट में देख सकते हैं कि कितना हाई वॉल्यूम वहाँ पर हुआ है। लेकिन जो खास सोचने वाली बात है वो ये है कि उस आधे घंटे में इतने टर्नओवर होने के बावजूद, इतना वॉल्यूम होने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गया, एक ही लेवल पर सस्टेन रहा। तो क्या ये एक साइन है कि बड़े स्केल पर स्टॉक को सेल किया गया है? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाइंग करते तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाता। लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन को हम देखें तो आज यहाँ पे थोड़ी अच्छी खबर है, काफ़ी स्टॉक्स अप रहे और मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में कहीं ना कहीं हुई है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हमारे यहाँ से निकल गया। FII की इंडेक्स शॉर्ट्स की अगर पोजीशन देखें तो वहाँ पर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स दिख रहे हैं और कल के दिन में उन्होंने हल्के शॉर्ट्स को बढ़ाया है। तो आज का डेटा मैं कैसे देख रहा हूँ, तो डेटा मोर और लेस न्यूट्रल है, कुछ खास यहाँ से मैसेज निकल कर नहीं आ रहा है। अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो चार्ट में भी कोई मेजर बदलाव नहीं है। मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो 25,840 का लेवल है ये क्रूशियल लेवल है, ये ऐसा लगता नहीं कि इतने जल्दी टूटेगा और उसी जोन के आसपास प्राइजेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज हमें वॉल्यूम निफ्टी में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइजेस उस तरीके से नहीं बढ़ी। तो ऐसा लगता है कि चेंज ऑफ हैंड हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स में। और ये जो हाई वॉल्यूम हुआ है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, ये आखिरी आधे घंटे में हमें काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिला, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ऐसे में करना क्या है, देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगातार एक लेवल के आसपास मार्केट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए अच्छा है कि करंट सिचुएशन में हम इंट्राडे में ही काम करें, पोजीशंस ना बनाएं। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, हेजिंग के साथ होल्ड करें, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के कोई इंडिकेशंस हमें मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।